हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पेपर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 24, 25, 26, 27 को कंप्लीट कराऊंगा। इसमें जो भी प्रश्न गलत होंगे हम उनको सही करेंगे और जिस प्रश्न में हमें कन्फ्यूज़न हो रही होगी हम उनको भी दूर करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले इसके और पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 1 से लेकर सारे चैप्टर आपके 23 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए गए हैं विद आपके रॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है गुणों की वृद्धि में राष्ट्रीय एवं राजकीय अभिकरण, नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटीज। चलिए दोस्तों, इसी के प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया? 1945 में, 1940 में, 1950 में, 1960 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1945 में, 1951 में, 1956 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीएन कांटजू। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद जी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित कार्य भी शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था? 1965 में, 1953 में, 1949 में, 1950 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों को सौंपे जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, शिल्प शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, शैक्षिक अनुसंधान विकास मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन कितने विभाग थे? 3 विभाग, 5 विभाग, 4 विभाग, 6 विभाग। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 विभाग थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय थे? शिक्षा विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक एवं औद्योगिक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध विभाग। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग का नाम बदलकर किस वर्ष पुनः शिक्षा विभाग कर दिया गया? वर्ष 1963 में, 1964 में, 1971 में, 1971 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1963 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा एवं युवा सेवाएं मंत्रालय कर दिया गया? 1966 में, 1968 में, 1971 में या 1973 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय किया गया? 1964 में, 1967 में, 1970 में, 1971 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया? वर्ष 1985 में, 1984 में, 1986 में, 1990 में। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मानव तथा विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के क्या कार्य हैं? नियोजन, संगठन एवं निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व है? केंद्रीय विद्यालयों का संचालन, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन, मानकों का निर्धारण एवं समन्वय, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची में आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रभाषा हिंदी की समृद्धि, कमजोर वर्गों संबंधी उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला है, वर्तमान में देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 440, 480, 368, 294। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर दे रखा है वो 480 दे रखा है, जो कि गलत है। दोस्तों, हमारे देश में वर्तमान में जो जवाहर नवोदय विद्यालय उनकी संख्या जो है वो 661 हो गई है। ये डेटा जो है वो 31 मार्च 2019 का है। ठीक है दोस्तों, आप इसको सही से देख लेना, 661 है यहाँ। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदाता मंडल के कार्य हैं? शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर केंद्र सलाहकार को सलाह देना,
शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं परामर्श को एकत्रित करना, सूचनाओं तथा आंकड़ों को जांच करके केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक इसी के साथ अगला चैप्टर है हमारा 25 नंबर, जिसको राष्ट्रीय स्तर NCERT, NCT या NAAC यानी कि NAAC बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि NCERT की फुल फॉर्म आखिर में क्या होती है। तो दोस्तों NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और दोस्तों NCTE की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और हमारी जो NAAC है उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एसिडेशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, हम इसी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया। 16 अगस्त 1986 में, 17 अगस्त 1995 में, 15 सितंबर 1996 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 1996 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। 1 सितंबर 1961 को, 2 अक्टूबर 1962 को, 16 अगस्त 1986 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1962 को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं। 5, 6, 8, 10। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8, जो आपको साइड में दिख रहे होंगे यही 8 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में NCTE के कार्य हैं। शिक्षा के विभिन्न पक्षों में संबंध, यह केंद्र व प्रांतीय सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह को देना, शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना, देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली में, भोपाल में, जयपुर में या फिर भुवनेश्वर में। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो हमारा मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है NAAC का गठन कब हुआ। 1992 में, 1994 में, 1998 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1994 में इसका गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस ये जो NAAC होती है इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एसिडेशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है NAAC का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलुरु में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। NAAC संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है। 5 सीढ़ी पर, 7 सीढ़ी पर, 8 सीढ़ी पर या फिर 10 सीढ़ी पर। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सीढ़ी पर। हमारा अगला प्रश्न है NAAC का मुख्य एजेंडा है उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, दोनों। हमारा अगला प्रश्न है NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारी नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। NCERT किस प्रकार का संगठन है। संवैधानिक, स्वायत्तशासी, वैधानिक, वी और सी दोनों। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्वायत्तशासी संगठन है। कैसा संगठन है, स्वायत्तशासी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों NCERT की जो स्थापना है वो हमारी ऑप्शन है 1961, 1948, 1954, 1958। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में इसकी स्थापना हुई, 1 सितंबर 1961 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई। नीपा, जिसको राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान भी बोलते हैं। NIEPA ये होता है दोस्तों नीपा।
ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। नीपा, यूजीसी, एनसीईआरटी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें एनसीईआरटी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के प्रत्येक राज्य का कितना प्रतिनिधि एनसीईआरटी में सदस्य होता है? 2, 1, 4 या 3? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी में भारत सरकार के कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? 8, 16, 13 या फिर 12? तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। हमारा अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधि होता है? डीपा का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का या फिर नीपा का? तो दोस्तों इस हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी का। अगला प्रश्न है हमारा एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं? 15, 17, 14 या फिर 11? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है चीयर परियोजना किसने चलाया? भारत सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने, योजना आयोग ने या फिर एनसीईआरटी ने? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने किस कक्षा के लिए शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश तैयार किए? 2, 4 तथा 5, 9 तथा 10, बीए से स्नातकोत्तर? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें 4 तथा 5। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने शिक्षकों की दक्षता में विकास के दृष्टिकोण से किन की स्थिति का अध्ययन कराया? बच्चों का, शिक्षकों का, 2 शिक्षक वाले स्कूल का, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए कौन परीक्षक आयोजित कराता है? भारत सरकार, एनसीईआरटी, यूजीसी, राज्य सरकार है? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान का सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है? एनसीईआरटी, यूजीसी, नीपा, सीबीएसई? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी का सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस भाषा में ईटीवी कार्यक्रम तैयार किए? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, ए और सी दोनों? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और गुजराती में, सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने शैक्षिक कार्यक्रम के क्षेत्र में कितने ईटीवी कार्यक्रम किए? 100, 70, 45 या 160? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी निम्न में से किसका प्रकाशन करती है? पाठ्य पुस्तकों का, अभ्यास पुस्तक का, शिक्षकों के लिए गाइडों का, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्राइमरी शिक्षक किस भाषा में है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाले कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? प्राइमरी टीचर, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका त्रैमासिक है? प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के कौन से विभाग वर्तमान में काम कर रहे हैं? शिक्षा प्रशासन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, विज्ञान शिक्षण विभाग, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग किस क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक, दार्शनिक, तुलनात्मक, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। हमारा अगला जो है वो है दोस्तों राज्य स्तर एससीईआरटी, जिसे हम डाइट, ठीक है दोस्तों,
हम इसका SCERT का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SCERT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों हम इसके भी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला है कि SCERT का पूर्ण रूप ही क्या है। देखिए दोस्तों पहला ही प्रश्न आ गया हमारा, तो देखते हैं हम इसका। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग परिषद, राज्य शैक्षिक विकास एवं अनुप्रयोग परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में, 1981 में, 1983 में, 1999 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। हमारा अगला प्रश्न है SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, शिक्षा के विकास में सहयोग देना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में। दोस्तों देख लीजिए यहाँ बात की जा रही है राज्य की, तो हमारा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ में इसका। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में। तो दोस्तों हमारा आंसर है लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों द्वारा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है SCERT के निम्न में से कौन मुख्य विभाग है? दृश्य श्रव्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, राज्य शिक्षा मंत्रालय का, राज्य पुस्तक विभाग का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग को कराया था, ये किसका है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग का, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य हैं विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का मुख्य कार्य है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, यूनेस्को का, यूपीडी का या फिर WHO का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SCERT या फिर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। हमारा अगला प्रश्न है राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, यूनेस्को द्वारा, WTO द्वारा या फिर WHO द्वारा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था? अगस्त 1985 में, जुलाई 1986 में, जून 1977 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है देश के प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या 1? तो दोस्तों मात्र एक ही होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में डाइट। हमारा अगला प्रश्न है क्योंकि डाइट की फुल फॉर्म ही होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो एक ही होगा। डाइट के मुख्य कार्य हैं प्रारंभिक विद्यालयों
के शिक्षकों की योग्यताओं में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यताओं में वृद्धि करना, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है दोस्तों, इसको हम भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? सार्वभौमिकरण, सार्वजनीकरण, सर्वव्यापीकरण, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो, 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों का शिक्षा उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से आरंभ किया गया? देश की स्वतंत्रता से पूर्व, देश की स्वतंत्रता उपरांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, या फिर सर्व शिक्षा अभियान से? तो दोस्तों हमारा आंसर है देश की स्वतंत्रता के उपरांत। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा को सार्वभौमिक करने को प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, शिक्षा नीति 1968 को, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्व शिक्षा अभियान को। हमारा अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है? 3 से 5 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। इसको ये वाला प्रश्न मैंने ऊपर भी सॉल्व करा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा का सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन करके, 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करके, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर, या फिर सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन करके। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना व पोषाहार सहायता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एवं प्राथमिक शिक्षा कार्य, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हमारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने को कहा गया? एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, एनएलएम, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर सभी? तो दोस्तों हमारा आंसर है सब पढ़ें सब बढ़ें योजना को बढ़ावा दिया था सर्व शिक्षा अभियान ने। हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां हैं स्कूलों का निर्माण कराया जहां स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था करना, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किसका कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? ऑप्शन है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ही की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकार करने के लिए का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किसका? भारत सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय निकायों का, या फिर अन्य का? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये भारत सरकार का अभियान है। हमारा अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? बालकों के लिए भोजन को उपलब्ध कराना, अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर उत्कृष्ट करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर उत्कृष्ट करने के लिए या आकर्षित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए, सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए, उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता तथा अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों का परिशीलन करने के लिए, अध्ययन मात्र के लिए। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता एवं अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियां सम्मिलित परिशीलन करने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों के लिए प्रोत्साहन का काम करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? सभी जिलों में लड़कों के लिए रिहायशी
विद्यालयों की स्थापना करना, सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना, लड़के व लड़कियों दोनों के लिए विद्यालयों की स्थापना करने में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। ये कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का एक उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। स्वामी विवेकानंद ने, एस एफ मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, या फिर गांधी जी ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? प्राचीनतम, मध्यकालीन, आधुनिकतम, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिकतम। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य है बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक योजना संयोजन विकसित करने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा कितने पक्ष हैं? प्रवेश, धारणा, प्रगति, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यह स्वीकार करती है जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए, सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति, मत ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। यह बात किसने कही? जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, या फिर अल्तेकर ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात संविधान सभा में है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे समाज की कल क्या दशा होगी? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नूरुल्लाह एवं नायक ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से निम्नलिखित बाधाएं हैं। अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न करना, अपव्यय व अवरोधन। अपव्यय मतलब व्यय, शिक्षा के लिए पैसे का न होना। अवरोधन मतलब रुकावटें, जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों की कमी, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन के कारण हैं निर्धनता, रूढ़िवादिता, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, या फिर सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है बालक के शारीरिक मानसिक विकास से संबंधित शिक्षा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, उपरोक्त और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय व अवरोधन के कारणों में नहीं है कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, उपस्थिति में अनिवार्यता, विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, पुस्तकीय शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, जनसंख्या वृद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय का अर्थ है शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ना, एक से अधिक बार एक ही कक्षा में पढ़ना, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही छोड़ देना, ये कहलाता है अपव्यय। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अवरोधन का अर्थ है अध्ययनरत बालक को बीच से ही विद्यालय से हटा लेना, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा से एक से अधिक बार रोका जाना, स्कूल न भेजना,
ये बोझना नहीं है, भेजना है। इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना। हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति थी? यशपाल समिति, हर्टॉग समिति, सार्जेंट रिपोर्ट, जाकिर हुसैन समिति। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्टॉग समिति। हर्टॉग समिति जो थी वो अपव्यय एवं अवरोधन से संबंध रखती थी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों शाम को वीडियो अपलोड होती है आपके लिए पेपर नंबर 2 की, जो पेपर आपको 9 तारीख को होगा। तब तक आपकी लगभग 2 दिन में वो भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पेपर, चौथा पेपर, हम आपके सारे पेपर को कंप्लीट कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से। इनमें जो भी प्रश्न गलत होंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।